आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़र्रार खोड़ो। मकबूजा कश्मीर में भारत को ख़ासी कोशिश करनी पड़ रही है ये दिखाने के लिए कि सूरत हाल वहाँ तेज़ी से नॉर्मलाइज हो रही है। उस सिलसिले में आज जो इक़दाम हुआ वो ये कि बज़ाहिर ऑन द रिकॉर्ड पूरे जम्मू और कश्मीर में जो स्कूल हैं वो खोल दिए गए। श्रीनगर में 190 प्राइमरी स्कूल हैं, वो सब ऑफिशियली खोल दिए गए। वालिदैन कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल होने तक बच्चों का जाना वहाँ ठीक नहीं है। स्कूल तो खुल गए, स्कूल से मुराद है बिल्डिंगें खुल गई, स्टाफ के भी इक्का दुक्का लोग नज़र आए, लेकिन बच्चे कितने आए उसकी एक मिसाल है कि वहाँ एक एलिटिस्ट स्कूल है, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। उसमें बच्चों का एनरोलमेंट है 1000, एक बच्चा आज आया। एक और स्कूल है बर्न्स हॉल स्कूल, वहाँ एनरोलमेंट है 500 से ज़ायद है। वहाँ 3 या 4 टीचर थे, लेकिन बच्चा एक भी नहीं आया। अगेन वही है कि वालिदैन कह रहे हैं कि हम अनसर्टिनिटी में कैसे भेजें। BBC के नामनिगार हैं रियाज मसरूर, उनका ये कहना है कि ये भी इम्प्रेशन दिया गया कि हम इस हफ्ते से पुलिस और फ़ौज की चौकियाँ जो हैं हर 100-100, 150-150 फुट पे उसे कम कर रहे हैं ताकि शहरियों की आमदोरफ्त ग्रेजुअली नॉर्मलाइज हो सके। लेकिन अब तक किसी भी जगह से फ़ौज और पुलिस का एक भी नाका नहीं हटाया गया है। वो जो पूछताछ का सिलसिला 5 अगस्त से पहले से जारी था वो प्रोसेस है। मुझे रियाज मसरूर की तला से अंदाज़ा हुआ, मैं अब तक ये समझ रहा था कि 5 अगस्त को जो इक़दाम हुआ कि सारा खुसूसी तशख़्ख़ुस ख़त्म कर दिया गया कश्मीर का, उससे पहले गालिबन 35,000 भारतीय फ़ौजी मज़ीद वादी में उतारे गए ना। रियाज मसरूर की रिपोर्ट के मुताबिक 1,20,000 इजाफी फ़ौजी 5 अगस्त के इक़दाम से लेके अब तक जो हैं वादी में लाए गए हैं, जबकि ऑलरेडी वहाँ 5 लाख मौजूद हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जुज़वी तौर पे खुली, ये तासुर मिला कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन 2.5 घंटे भी वो नहीं चल पाई, दोबारा उन्हें करना पड़ा। और लैंडलाइन भी हर मोहल्ले में नहीं है, 1-2 मोहल्ले हैं उनमें उन्होंने खोला है और कहा गया कि लैंडलाइनें तो खुली हुई हैं। बाज़ार और तिजारती इदारे वो कंटिन्यूटी के साथ बंद हैं, उनमें कोई वो वक्फा नहीं आया है और दिन में अब छापे नहीं पड़ रहे, रातों को तेज़ी आ गई। अच्छा, आप यहाँ बैठ के जो कश्मीर का हाल सुना रहे हैं, तो जो कश्मीरी हैं वो अपना हाल बिल्कुल किसी को सुना ही नहीं सकते जो क्लैम्प डाउन है 2 हफ्ते से, और बल्कि अगर कोई सुनाना भी चाहता है तो उसके ऊपर ऐसी उसकी खिंचाई होती है इंडिया में। मसलन शैला रशीद जो कि कश्मीरी रहनुमा है, आपको याद होगा 2016 में जो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें अफजल गुरु के बारे में उन्होंने किए थे, उसकी फांसी के ख़िलाफ़, और उसके बाद जो कुछ हुआ फिर ये इन्होंने PhD करके अभी कश्मीर आ गई, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की मेंबर भी बन गई हैं। तो उन्होंने एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट की कल कि जनाब क्या मेरी जो भी बात हुई है लोगों से, तो उन्होंने एक तो ओवरऑल क्लैम्प डाउन के बारे में बताया, फिर उन्होंने 3-4 बातें की। उन्होंने कहा कि मेरी जो भी बात हुई है, जो जम्मू और कश्मीर की पुलिस है वो बिल्कुल पावरलेस है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है और सबका सब जो है वो इख्तियारात वो फ़ौज को दे दिए गए हैं। और उन्होंने कहा रातों को फ़ौज घुसती है घरों में और जा कर के लोगों को उठा के ले आती है, और ज़ाहिर है यंग लोगों को, जैसे कश्मीर में हमने पहले भी देखा। और उन्होंने ये कहा कि शुपैया में 4 नौजवानों को लेकर के आई फ़ौज और आर्मी कैंप में, और उन्हें अपनी तरफ से इंटेरोगेट करने के लिए और टॉर्चर किया गया, और उनके सामने माइक रखे पूरे इलाके में वो आवाज़ें, उनकी चीखें सुनवाई गई ताकि मज़ीद टेरर फैले।
और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वहाँ गैस की शॉर्टेज है और जो एक साहब है जिन्होंने लकड़ियाँ जलाने की कोशिश की तो वो चोक होकर के, वो 65 साल के शख्स थे, वो मर गए, तो उस दम घुट के मर गए। अब ये हुआ तो इंडियन मीडिया में जाहिर है वो चल गए, जैसे हमारे यहाँ भी होता है गद्दारी के, और वो तो हम 1000 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया, वो उनका लेवल बहुत हाई हो गया है। तो लोगों तक वो बात रही तो उन्होंने तो फॉरेन टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और कहा कि जनाब आप पाकिस्तान चली जाएं फॉरेन। शैला रशीद आज की थोड़ी दहशतगर्द है, वो तो 2016 में JNU के ज़माने से ही टेररिस्ट बिल्कुल है, लेकिन अब वो डबल दहशतगर्द। अच्छा, मज़े की बात ये नहीं है कि चले ये ट्विटर तक तो रहा ना, जो CNN न्यूज़ 18 है, CNN न्यूज़ 18 उन्होंने पोल चलाया कि जनाब ये बताइए आपके ख्याल में शैला रशीद को अपनी ट्वीट की वजह से उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, हाँ या नहीं। और उस पे जो है फिर लोगों ने लान तान की, उन्होंने कहा ये कुछ जर्नलिज्म है जो आप लोग चला रहे हैं। जवाब में लोगों ने ये भी कहा है CNN को टैग करके कि सर आपको पता है कि आपका नाम इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, बाकी इंडियन चैनल्स पर क्या चल रहा है, शैला वर्सेस आर्मी, टुकड़े टुकड़े गैंग। और फिर बल्कि आर्मी ने एक जवाब भी दिया, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है शैला रशीद कह रही हैं कि वहाँ एब्यूज़ कर रही है आर्मी, तो हम इसको कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं, वो कर दिया। उस पर भी शैला रशीद ने कहा कि जनाब मैंने एलिगेशन लगाई हैं, आप इनको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो लोगों से बात की उनका ताल्लुक़ ख़ुद कश्मीर से है, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो है ना, ज़ाहिर है जब उन पे बहुत ज़्यादा वो हो गया, और एक वकील हैं जो अदालत में भी चले गए, उन्होंने कहा ये तो गद्दार है भाई, इसको जो है ना आप वो करें। तो उन्होंने एक और ट्वीट की आज उन्होंने कहा कि ये कितनी प्यारी बात लगती है कि सारे का सारा जो राइट विंग है वो मुझे धमकियां दे रहा है कि जी हम आपको लॉ सूट कर देंगे, डेफेमेशन कर देंगे। और ये उस वक्त हो रहा है जब उन्होंने ही, राइट विंग जाहिर है जिससे मुराद मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा जब उन्होंने कश्मीर में हर हक जो है वो ख़त्म कर दिया है, तमाम लॉज ख़त्म कर दिए हैं, लोगों के हकूक़ सल्ब कर लिए हैं, और कश्मीर शायद उन्होंने कहा कि वाहिद जगह है इस वक्त ज़मीन कुर्राए अर्ज़ पे जहाँ कोई कानून नहीं है, और कानून वही है जो जंगल का। हाँ नहीं, अच्छा, जंगल के कानून का एक नाम है और वो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ठीक है, जिसके तहत तकरीबन पता, हमें ये भी नहीं पता कि कितने हजारों कश्मीरी गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि अथॉरिटीज को खुद नहीं पता। AFP की खबर आई है कि इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं कि कश्मीरों की जेलों में जगह खत्म हो गई है, और मिलिट्री प्लेन्स के जरिए उनको भारत के मुख्तलिफ जेलों में रखा जा रहा है। उन्होंने जो फिगर दी है वो 4000 की दी है, जिस पे लोगों ने कहा कि जनाब ये इसमें वो नहीं है जो इस क्लैम्प डाउन के वक्त गिरफ्तार हुए। अच्छा, वो 4000 की मैं एक वजाहत कर दूं। AFP की बात हुई एक मैजिस्ट्रेट ने कहा कि कम से कम 4000 लोग जिनके बारे में मुझे पता है। अच्छा, उसको कैसे पता लगा? मोबाइल तो चल नहीं रहे, लैंडलाइन उस वक्त बहाल नहीं थी। उसने सैटेलाइट फोन के जरिए अपने बाकी जो कॉलीग्स हैं, बाकी जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, उनसे लिस्टें लिखवाई, तो उसके पास 4000 की फिगर आई। अच्छा, एक और फिगर आई है, वो भी, और जाहिर अपना नाम नहीं बताया, पागल नहीं है, ये भी नहीं चाहता कि इसके खिलाफ भी कोई पोल आ जाए कि क्या इसको फांसी देनी चाहिए या नहीं। AFP की बात हुई एक पुलिस अफसर से, वही पुलिस अफसर जिनको बिल्कुल ही खुड्डे लाइन किया गया, कहीं तो बताया ये भी जा रहा है कि वो थाने में भी नहीं है, थाने से भी बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि कम से कम 6000 लोगों को डिटेंशन दी गई, उसके बाद उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं हुई, पहले उनको सेंट्रल जेल श्रीनगर भेजा गया, और फिर वहां से मुल्क के मुख्तलिफ भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मिलिट्री प्लेन्स के जरिए। अच्छा, मिलिट्री प्लेन्स का क्या कहा जा रहा है कि जो लोग श्रीनगर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द रहते हैं वो कहते हैं कि हर रात यहाँ से पता नहीं कितने जहाज टेक ऑफ करते हैं और कितने जहाज लैंड करते हैं। क्लैंप डाउन तो आपने कर दिया है सर, और जाहिर है कि अगर हर एक 10 कश्मीरियों के लिए आपने 2 फौजी रखे हुए हैं तो क्लैंप डाउन तो आपका सक्सेसफुल ही रहेगा। सारी आपने वो अजीत डोवाल का भी देखा था, सारी दुकानें बंद है, वो बैठ के बिरयानी खा रहे हैं वहां पर, और बाकी लोग कह रहे हैं सर 3 लोग थे और ऑल इज वेल। हाँ, तो यहाँ इनके जो 3 इडियट्स हैं उनका ये सोच है कि भाई कैंप डाउन तो कर दिया है आपने देख के ऊपर एक लिड डाल दी है, कब तक? इसीलिए तो क्लैंप डाउन हटा नहीं रहे, क्योंकि इनको पता है
कि कश्मीरी जो कौम है जैसे ही प्रेशर थोड़ा सा हटेगा वो रोडों पर बाहर निकलेंगे, और शायद ये चाह ही रहे हैं कि रोडों पर लोग बाहर निकले, उन पर फायरिंग हो, कोई रिएक्शन है और फिर वो कह सके कि जी ये देखें ये तो पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजे थे। पैलेट गन्स की तो ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। इस हद तक बात पहुंच गई है कि ब्रिटिश एक मेडिकल जर्नल है, ब्रिटिश नहीं है, लैंसेट, उसमें एक डिटेल्ड खबर आई है कि कश्मीरियों का मुस्तकबिल क्या है, जो ट्रॉमा, जो जख्म और जो उनको टेंशन हो रही है। उस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रिजेक्शन की कि सर हम नहीं मानते। इंडियन मीडिया तो चलो कंट्रोल है और वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जो गए थे मकबूजा कश्मीर, भारतीयों की मैं बात कर रहा हूँ, कविता कृष्णन, मैमूना मुल्ला, विमल भाई और एक इकोनॉमिस्ट जीन ड्रीज, सिविल सोसाइटी के और कम्युनिस्ट पार्टी के भी हैं, और उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई कश्मीर केज, जिसको भारत में दिखाने की इजाज़त नहीं है हमें, क्योंकि इजाज़त दिल्ली प्रेस क्लब ने मना कर दिया है। और ये आप देखिए इस ब्रेक के बाद। पुलवामा जिले का काकपुरा गांव, मगर बाजार है, ईद पर बाजार बंद, जैसे सब जगह बंद बंद और बंद। लोगों की खुशियां भी बंद। जो भी है मतलब लोगों में बहुत हरासमेंट है, खौफ है, कोई मतलब बाहर जा नहीं सकता है। बस मतलब आर्मी 2-3 चक्कर लगाते हैं, इधर से उधर से उधर से इधर। हमारा जो ये 370 था या 35 ए था, ये एक कमिटमेंट थी इंडिया से हमारे रहने की। जब ये तोड़ रहे हैं तो अब नेचुरली देखो हमारा जो उनका रिश्ता है इंडिया के साथ वो तो खत्म हो गया है। यही लोगों की डिमांड है कि अगर ये चीजें हमने रखी थी, हमारे पहले जो भी मतलब उस टाइम के मतलब गवर्नमेंट थी, यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे कश्मीर के, जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ कर रहे थे, तो उन चीजों पर हमारा जो इंडिया के साथ मतलब इल्हाक हुआ है। अब ये जो तोड़ रहे हैं तो लोगों की एक ही डिमांड है कि हमें फिर छोड़ दी। मैं गया था दवाई लाने अनंतनाग माँ के लिए, मेरे हाथ में पर्चा था, वो कोर्स का दवाई, उसकी दिमाग की थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं गया था दवाई लाने, मैं जब चौक में पहुंचा, लाल चौक, यहाँ पुलिस वालों ने छोड़ दिया। जब मैं आगे पहुंचा, मानो बीच में, कर्फ्यू के बीच में जब मैं पहुंचा, फौज वालों ने पकड़ा। बिना बात पे बोला कि कर्फ्यू आप क्यों आए यहाँ? मैंने बोला दवाई लानी है। बोला नहीं, यहाँ नहीं आना था। चिट्ठी ली, शटल के साथ, जो दुकान का शटल होता है उसके साथ ऐसे हाथ किए मैंने, फिर पीठ पे भी मारा और बाजू भी तोड़ दी। यही होगा आर्टिकल तोड़ने से। ये अपना राज चलाएंगे यहाँ पे, हमें घरों से नहीं निकलने देंगे। से उठाई थी बताओ? हाँ, फैसलाबाद से। और नमाज क्या करने गए? नमाज पढ़ने गए। और उसके बाद में कितने दिन रखी वहाँ पे? 5-6 दिन। क्या की वहाँ पे तुम्हारे साथ? मारा ना। अच्छा। और भी बच्चे हैं तुम्हारे जैसे? हाँ, बहुत छोटे। कितने? 10-12। इसी गांव से? हाँ। तुमसे बड़े और तुमसे छोटे? मेरे से बड़े भी, मेरे से छोटे भी। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र कितनी? 11 साल। 7वीं क्लास में पढ़े, 7th में पढ़ा। और तुम्हारे गांव के अलावा और भी इलाकों से बच्चे? हाँ, बहुत सारे। तुम्हें कैसे दंडों से बांध करके? हाँ। क्या बोला कि क्यों मार रहे हैं? वो बोल रहे थे आपने पत्थर मारा, मैंने बोला मैंने नहीं मारा। वो फिर कहाँ मानते थे, मार रहे थे।
तुमको किस कानून से पकड़ा गया, तुमको ऐसा कुछ पता है? नहीं, बस तो कोई कानून नहीं है, जो उनकी मर्जी होगा तो वो। पहले भी तुमको कभी बंद किया है ना? पहले बार जो यहाँ मोदी जी ने ये किया है ये गलत है, हम इस पर एक्सेप्ट नहीं है, हम न राजी हैं इसके ऊपर। जो जबरी कागजात बनाए हैं ये इस तरह नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ की जो इस वक्त लोगों की प्रॉब्लम है, मेडिसिन है, बाकी जो है ये टेलीफोन जो है, अब कुछ जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो परेशानी होगी। फिलहाल तो हमें बात एक है, इनका पूरा मीडिया बोल रहा है कश्मीर में हालात सामान्य है, वो है ये है। आप खुद देख लीजिए, कश्मीर में कोई सामान्य हालात नहीं है। अगर ये निर्णय लेना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? कश्मीरी के साथ लेना था, कश्मीरी के बगैर थोड़ी लेना था। बिल्कुल, जब कश्मीरी उसके साथ होते तभी तो ये लेना था। आपने हाथ पैर बांध किए, मुंह खुला रखा, बंदूक यहाँ पर रखा और बोला कि खाओ। इसको तो बोलते हैं दादागिरी दिखा रहा है, और कुछ नहीं है, ये तो दादागिरी है, जबरदस्ती है और कुछ। अभी रात को 11 बजे हमारे लड़के को उठा के ले गए। अभी 8 दिन से वो बंद है, इसलिए मंडे को आए थे रात को 11 बजे, उसको लेके गए। अभी हमें घुमा रहे हैं, रोज बोलते हैं कल आ जाओ, परसों आ जाओ, शाम को आ जाओ, ले जाओ, फिर नहीं छोड़ते हैं। अभी हम कल भी गए थे, शाम के टाइम बोला आज जरूर ही छोड़ देंगे, तो उस टाइम भी नहीं छोड़ दिया। तो अभी हम चाहते हैं कि उसको छोड़ दे। वो उसकी माँ भी बीमार है, उसका माँ हार्ट पेशेंट है। हम चाहते हैं कि वो घर आ जाए, जल्दी उसको छोड़ दिया जाए। ये जुल्म हो रहा है यहाँ पे कश्मीर में। कितने बच्चों का आसपास यहाँ पे ले गए? करीबन 4 बच्चों को, 3 बच्चों को करीबन 4 दिन के बाद छोड़ दिया, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी बांधी है। किस वजह से ले गए? वो तो वजह कुछ नहीं बता रहे, बस कुछ नहीं बोल रहे, बस इसका कोई केस ही नहीं है, इसको हम छोड़ रहे हैं, बस आप 1 दिन सब्र करो, 2 दिन सब्र करो, बस इतना बोल के छोड़ देते हैं वापस। और अगर आप लोग वहाँ जा करके बहुत माने भीड़ में जाएं और कहें कि भाई छोड़ो हमारे बच्चे को, तब क्या होगा? वहाँ से खतरा है। वहाँ तो हम बात भी नहीं कर सकते, वो बोलते हैं ये ऊपर का ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। मुंशी साहब से भी बात की, एसओ साहब से भी बात की, लेकिन वो बोल रहे हैं हमारे ऊपर कुछ नहीं है, ये पिछला ही ऑर्डर है, हम पे कुछ नहीं है। किस तरह लेके गए थे उसको? आगे यहाँ शाम को घर में आगे बोला कितने बजे? करीबन 11:30 पौने 12 बजे आ गए रात में। फिर बोला कि इसको डीएसपी साहब से थोड़ी बात करनी है बाहर, तो उसको हम यहीं छोड़ रहे हैं। तो बाहर तक ले गए, तो इसकी माँ भी साथ में थी, इसने बोला बोलो क्या करना है, तो इसको गाड़ी में बिठा के, इसको लगा कि ये शायद बात ही करेंगे, तो उसको गाड़ी दरवाजा बंद किया और लेके गए शाम के टाइम, उसी टाइम। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र है अभी 19 साल की, 19 साल की उम्र है। शोपियां जिले का नागबल और सब जगह की तरह यहाँ भी पूरी तरह से कोई नहीं है, सब ईद वाले दिन भी सब कुछ बंद है। ये यहाँ पर जो है ना माल पड़ा हुआ है सारा, इस जो झमेला इन्होंने खड़ा कर रहा है, इससे जो है ना हमारी कंडीशन भी खराब हो गई है। मतलब सारी कंडीशन सबकी, ये परेशान नहीं है, हम इनसे ज्यादा परेशान हो गए। ये अगर करना था तो कुछ दिन के बाद में करता। एक त्योहार है यहाँ पर, इतनी बड़ी ईद है हमारी, साल में एक बार आती है, इसने इस बात को पंगा कर रहा है, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। देखो क्या सन्नाटा पड़ा है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं है बेटा, हम तो इतना परेशान है यहाँ पे बहुत ज्यादा। इनके पास बेचारों का किराया नहीं है, आज ये किराए के लिए परेशान है। हम कहाँ से ज्यादा किराया, 1 रुपया भी पैसा नहीं है। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। कश्मीरियत ऐसी है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आजकल ईद का फेस्टिवल आने वाला है, तो हम तीनों वर्ग, तीनों रिलीजन एक साथ बैठ के एक साथ सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे और भी कोई फेस्टिवल हो। तो कश्मीरियत आप कभी जाए, कभी सर्च करें, इसके बारे में डिटेल में पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ अलग ही चीज़ है। अनंतनाग में कभी इन ट्रकों में सामान आता, मगर अभी लंबी लाइन लगी है।
रोक दिए गए हैं। ईद वाले दिन भी अनंतनाग में कर्फ्यू सुबह 6 बजे से चालू किया गया। लोगों को नमाज सिर्फ घरों में ही पढ़ने दी गई या गांव के अंदर की मस्जिद पे। बाजार में लोगों को निकलने पे पाबंदी। ये है कश्मीर की असलियत। ये है कश्मीर की ईद। We want freedom. Article 370. Article 370. Article 370. Article 35 है. Article 370. लागू करो. वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले जो हम आपको फिल्म दिखा रहे थे वो आप समझे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कैद की जेल की एक डॉक्यूमेंट्री है और जाहिर है कि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इसमें जिससे भी बात हुई है उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई। क्यों, ये आप अच्छी तरह से समझते होंगे, क्योंकि जो वहाँ पर सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर में वो ये है कि अगर इन्होंने अपनी शक्ल के साथ इस वक्त पर अपने आप को दिखाया तो ये जो 7, 8, 10 हज़ार लोग गिरफ्तार हैं उसमें ये भी शामिल हो जाएंगे। शक्ल दिखाई तो शक्ल गुम हो जाएगी। शक्ल दिखाई तो शक्ल ज़ाहिर इस वजह से नहीं दिखा रहे क्योंकि साथ ही ये कह रहे हैं कि उनका कोई प्यारा उठाया गया है जो अभी तक वापस नहीं बिल्कुल बिल्कुल यकीनन वो चाहते होंगे कि वो वापस आ जाए। अगरचे मकबूजा कश्मीर के रहने वाले बोल नहीं सकते या उनकी आवाज़ सुनाई नहीं उनकी आवाज़ पर पाबंदी है भारत में, तो जो कश्मीरी जो बैरून मुल्क हैं, चाहे वो अमेरिका में हो या कनाडा में हो या यूके में हो, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो कैंपेन भी कर रहे हैं और वो अपनी एजिटेशन को दुनिया की नज़रों के सामने भी ला रहे हैं। एक ऐसी ही कश्मीरी के साथ अभी हम बात करेंगे। आपका नाम है अथर ज़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कोलोराडो, मुसन्निफ़ भी हैं। रेजिस्टिंग डिसअपीयरेंस जो किताब आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उन्होंने लिखी हैं और शायरा भी हैं और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अथर साहिबा। एक ये बताएं कि जो कश्मीरी कम्युनिटी है, एक्सपैट या कश्मीरी डायस्पोरा जिसको हम कहें, हम देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते में यूएस में भी प्रोटेस्ट हुई, यूके में भी प्रोटेस्ट हुई। किस हद तक इरादा है इस एक्टिविज्म को और इन प्रोटेस्ट को जारी रखने का? ये जो एक्टिविज्म शुरू हुआ है रिवोकेशन, ऑटोनॉमी के रिवोकेशन के बाद, ये बिल्कुल सबके लिए सरप्राइज जैसा लग रहा है। अभी पूरे डियास्पोरा को खुद भी लग रहा है कि इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो ये सेकंड जनरेशन है, सारे इसमें बच्चे हैं, प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपने पहली जनरेशन का वो जो सारा ये ट्रेजेडी, ट्रॉमा, सफरिंग देखी है, तो और हिस्ट्री भी बहुत पता है उनको, तो उन्होंने ये सारा कोलैबोरेट करके सामने लाया है। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंड विद रेड करके जी, तो उन्होंने एक वो मुहिम चलाई है जहाँ एक there's a red circle that kind of represents जो आजकल की स्ट्रगल है, जो रेवोकेशन के बाद हो रहा है कश्मीर में, जितनी भी ज्यादती हो रही है, जो ये सीज है इतनी लंबी, आज 13वां दिन है, तो उसको भी वो सामने ला रहे हैं। तो मीडिया विंग है उनका, उनके एक्सपर्ट्स हैं जो लोग मीडिया में बात करते हैं और जो बाकी सारी जो जितनी भी मुहिम चलानी है उसके लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी खड़ा हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसका उनको अपनी हिस्ट्री पर भी नज़र है, उनको अभी जो सफरिंग बाकी घर पे हो रही है वो उस पर भी नज़र है, तो उस सबको मिला के अपना उनको प्रोफेशनलिज्म भी है और ट्रेनिंग भी है, तो उस सबको मिला के दिस इज काइंड ऑफ कमिंग टू द फोरफ्रंट। अच्छा, तो कितना दूर जाएगा, कितना दूर ये मुहिम चलेगा, अभी पता चला है अभी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले कि हिंदुस्तान में उनका वेबसाइट ब्लॉक कर दिया गया है कुछ जगहों पर, तो कभी चलता है साइट, कभी रुकता है, तो अभी पूरा नहीं पता कि कौन नोटिस ले रहा है, कितना आगे जाएगा। यहाँ तो आवाज बुलंद होती रहेगी। अच्छा, तो अथर साहिबा, भारत में तो जाहिर है कि जो मीडिया रिपोर्टिंग चल रही है वो आपने भी देखी होगी। इंटरनेशनल मीडिया की तरफ आते हैं,
हमने देखा है कि, और मुझे भी काफ़ी सरप्राइज हुई है इस बात से, जैसे आप अभी सरप्राइज की बात कर रहे हैं, कि तकरीबन 100% जो कवरेज हुई है कश्मीर इशू पे, जाहिर है कि इट इज़ नेगेटिव टू इंडिया, और नेगेटिव से मेरी मुराद है कि जो हकीकत है सिचुएशन की वो ही बयान की जा रही है। अब आप हैं, आपकी तरह और भी एक्टिविस्ट हैं, और आप कह रही हैं कि जैसे स्टैंड विद रेड की मीडिया आउटरीच है, आउटरीच तो आप करते होंगे, वहाँ की इंटरनेशनल मीडिया से रिस्पॉन्स भी मिलता है क्या? वो अब कश्मीरियों की आवाज़ सुनने पर राजी भी हैं? मुझे लगता है इसमें सिर्फ कश्मीरियों की आवाज़ सुनने पर राजी की बात नहीं है। पिछले पिछले 10 सालों में बहुत सारा लिखा गया है कश्मीरी इशू पर, और कश्मीरियों ने खुद भी लिखा हुआ है वेस्ट में, यहाँ पे डियास्पोरा में। बहुत सारे एकेडमिक्स हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत बिल्कुल तैयार है इंटरनेशनल मीडिया कश्मीर की आवाज़ सुनने के लिए और खुद भी देखने के लिए कि क्या हो रहा है उस रीजन में। ऐसा नहीं है कि इट्स ओनली दैट वी आर स्पीकिंग एंड दे आर लिसनिंग, इट्स ऑल्सो बिकॉज ये भी है कि खुद भी मुशाहिदा कर रहे हैं उस रीजन का और देख रहे हैं कि हिंदू सुप्रीमेसी कैसे it's kind of resurging, and it's also now at the helm of affairs in India. तो मुझे लगता है उसका डर भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि उसका डर नहीं है। तो उस वजह से भी इस रीजन को अपना वो अटेंशन पे कर रहे हैं। अच्छा अता साहिबा, आपने कहा था कि ये है सेकंड जनरेशन, जाहिर है जो वहाँ पली है वहाँ बड़ी है, तो एक तरह से वो जो लोकल वैल्यूज़ हैं और जो लोकल सिस्टम है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं पहली जनरेशन के बनिस्बत। कितना अहम है कि जो डायस्पोरा कश्मीरीज हैं या और सेकंड रेट पे मैं कहूँगा डायस्पोरा पाकिस्तानी भी हैं, वो अपने जिन मुल्कों में रह रहे हैं, यूएस हो गया या कनाडा हो गया या यूके हो गया, उसकी मकामी सियासत को भी समझें और उसमें भी इंटरेस्ट लें और पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर किसी मुल्क की पॉलिसी को तब्दील कराना होता है तो उसके मुल्क के अपने सिस्टम के अंदर से ही उसको कराना होता है। तो इस तरह की लॉबिंग आपको नजर आ रही है? अभी पहले तो हो चुका है, ऐसा डिफरेंट लेवल्स पे हो चुका है। अभी फायर फाइटिंग कर रहे हैं, अभी तो आग बुझा रहे हैं ये सारे। तो स्टैंड विद रेड ऑर्गेनाइजेशन है एक जो मिलके जमा हुई है और उनके डिफरेंट विंग्स हैं। तो कैसा रहेगा आगे, आई कांट से दैट। और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी छोटी, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे एक साथ वो मिलके आउटफिट बनाए हुए हैं। सो बिकॉज बहुत सारी चीजें उनको अभी बहुत सारी चीजों के साथ उनको लड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे इंडियन लॉबी भी है जी, तो वो भी काम कर रही है। तो और भी लॉबीज हैं जो उनके खिलाफ काम कर रही हैं। तो जो ये बोल रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज और जहाँ लोकल पॉलिटिशियंस के साथ काम करना, उसमें भी थोड़ा बहुत देखा पिछली बार, लेकिन उसमें बहुत बैकलैश भी हुआ है। तो बैकलैश इन द सेंस कि कहीं पे गए और उन्होंने उनको माइल किया ये देखने के लिए कि कश्मीर में क्या सिचुएशन है। तो फिर देन यू हैड द इंडियन लॉबी कम इन, तो उन्होंने कुछ बोला, तो उसमें वो अभी सीख रहे हैं। So this is second generation, and they're kind of like trying to understand what it is, and I'm hoping that it's going to be positive, and they are very positive. अच्छा, इंडियन लॉबी की आपने बात की, अब जाहिर है कि ये हम बात हमेशा सुनते रहते हैं। कितनी ऑर्गेनाइज्ड है और क्या तरीका कार होता है? जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि उनकी लॉबी अभी काफ़ी ओवर एक्टिव भी हुई है, ये जो नेगेटिव मीडिया कवरेज चल रही है। इंडिया में तो जाहिर है कि कोई मसला नहीं है, वहाँ पे ऑल इज़ वेल ही दिखाया जा रहा है। बैरून मुल्क इंडियन लॉबी ऑपरेट कैसे करती है? ऑर्गेनाइज है काफ़ी, एंड नज़र रख रही है इंटरनेशनल मीडिया पे भी, और लोकल लेवल पे क्या हो रहा है उस पर भी नज़र रख रहे हैं। एकेडेमिया में क्या हो रहा है उस पर भी नज़र रख रहे हैं। ट्रोलिंग बहुत देख रहे हैं अभी जी। तो डिफरेंट लेवल्स पे ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है, एंड बहुत पुरानी भी है, 1947 से पहले ही है। अगर उसे there are several organizations like that, और बिल्कुल देखा जा रहा है कि मोदी और जो ये सारे सपोर्टर्स उनके भी हैं, एंड they are at the helm of the affairs, and हर जगह, एक ही जगह नहीं, तो जहाँ पर कहीं पे कश्मीर टीचन हो रहा है, जहाँ पे कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर उनका वो उनके ग्रुप्स भी आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं।
एंड थोड़ा कॉन्फ्रंटेशन भी होता है कहीं कहीं. तो इट्स ऑल हीटिंग अप एट द मोमेंट, दैट्स व्हाट वी कैन से. तो कैसा रहेगा आगे, कश्मीरी डायस्पोरा क्या करेगा, तो वो सारा अभी इट्स नॉट क्लियर. अभी जो भी कर रहे हैं, अभी तो सारे आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी है साथ में जुटाना, और जस्ट ट्राइंग टू गिव पीपल एन अंडरस्टैंडिंग. जहाँ पर भी कोई है वहाँ पर वो छोटा छोटा काम कर रहा है. तो ये सारा सरप्राइज इसलिए है, सरप्राइज इसलिए नहीं है कि डायस्पोरा दूर था अपनी स्ट्रगल से. ये सरप्राइज इसलिए है कि जैसे कश्मीरी सारे सामने आए हैं अभी एकजुट करके हर जगह, और एक स्टेट से दूसरी जगह जाना ताकि रिप्रेजेंटेशन बराबर हो, तो वो हो रहा है अभी. तो कैसे आगे ये ऑर्गेनाइज होगा वो देखना है. तो अता साहिबा, जैसे इम्पैक्ट हुआ है और जिस तरह की कवरेज हुई है इंटरनेशनल मीडिया में, तो पहले मरहले में तो लगता है कि आप लोग कामयाब हुए हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसा हमने देखा है कि BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, अल जज़ीरा, सब गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, सब के सब एक ही स्टोरी सुना रहे हैं, जिस कहानी को रोकने के लिए भारतीय हुकूमत ने पूरा जोर लगाया हुआ है. तो जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, वहाँ तो कामयाबी हुई है. यहाँ से दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे ये मसला उठाने के लिए आप लोगों का क्या नेक्स्ट स्टेज का प्लान है? अभी तो ये अवेयरनेस, ये जो अवेयरनेस है, मैं तो कहती हूँ कि कश्मीर इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम. वक्त आ चुका है कश्मीर की बात और कश्मीर का जो मसला है वो सुनने का और उसको ठीक करने का और इन लोगों को हक खुद इरादियत देने का, वो वक्त तो आ चुका है. आगे क्या करना है, ये तो मेनी प्लेयर्स, बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में सोच रहे हैं. यहाँ पर ऑलरेडी पुराने कुछ कश्मीरी जो डिफरेंट किस्म के एक्टिविस्ट रह चुके हैं, कोई किताब निकालते हैं, कोई जर्नल करते हैं, कोई अभी ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो वो एक साथ मिल के बात कर रहे हैं इससे. तो अभी पूरा एज आई सेड कि अभी पूरा क्लियर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. अभी यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस जो बिल्कुल पीछे रह गए थे, अब लोग पढ़ने लगे हैं बिकॉज दे आर स्टिल रेलेवेंट. अभी पूरा उनमें पूरा मादा है कश्मीर को सॉल्व करने के लिए. तो वो अभी सारे लोग देख रहे हैं, अभी बात चल रही है एक दूसरे के साथ. तो कोई ऐसा है नहीं सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ बात की जाए अभी. तो यू कैन से कि डिफरेंट स्टेट्स में ये सारे कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं. ओके, तो क्या होगा अभी पूरा नहीं पता. अता साहिबा, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे आप. वेलकम बैक. अता साहिबा, अभी हमने डायस्पोरा की तो बात कर ली, अब थोड़ा सा मकबूजा कश्मीर की तरफ चलते हैं दोबारा. आप कश्मीर की तारीख को अच्छी तरह से जानते हैं, और जहां तक मुझे पता है तो ये वो लोग हैं जो किसी के सामने झुकते नहीं हैं, बात खड़े हो जाते हैं, जितने भी मजालिम का सामना करना पड़े ये करते हैं. अभी तो क्लैम्प डाउन है, अभी भारी फौजी नफरी है, टोटल लॉकडाउन है, लेकिन कभी ना कभी इस लॉकडाउन को हटाना भी पड़ेगा भारतीय हुकूमत को. उस वक्त क्या होगा आपकी नज़र में? जब ये लॉकडाउन हटेगा, अभी तो लग रहा है कि जैसे एक दोस्त से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कश्मीर अभी प्रेशर कुकर है. तो खुलने के बाद कल ही पता चला है कि हर जगह पथराव, हर मोहल्ले में. एक ही वजह से ये ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो नाकाबंदी हुई है वो वायर, जो हर एक मोहल्ला जो है वो वायर के अंदर है. तो एक मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है. तो उस वजह से पीपल आर नॉट एबल टू टॉक टू ईच अदर, कोई जब राब्ता ही नहीं आपस में. तो उस वजह से अगर किसी मोहल्ले में पथराव होता है तो दूसरे मोहल्ले को पता नहीं होता. तो अगर वहाँ हो रहा है तो तीसरे मोहल्ले को पता नहीं चल रहा है. तो जो भी वहाँ से जितनी भी रिपोर्ट, जितने भी दोस्त वहाँ से निकल रहे हैं और जो भी पर्सनली बता सकते हैं, उन्होंने बताया है कि पथराव चलता रहता है, लोग बहुत गुस्से में हैं और शॉक में भी हैं. तो जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तब क्या होगा कश्मीर में, उससे तो सोचने से ही डर लगता है. और ये भी है कि जो भारतीय अफवाज है वो तो बिल्कुल कोई उस टाइम पे डोंट फायर इनडिस्क्रिमिनेटली, पैलेट गन्स हो, बुलेट्स हो,
तो उस टाइम होगा क्या, ये भी तो ये बिल्कुल बारिश से फिक्र है हम सब के लिए जो भी डियास्पोरा में है। तो that's my reading। जी बहुत शुक्रिया अख्तर साहिबा हमसे बात करने का। आपने कश्मीर की जो हालत है और ये इन्होंने बात की ना कि इंसिडेंट पथराव के, आज मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्टर की वीडियो रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने उसमें कहा है कि मैं आपको बता सकती हूँ 150 वाक़यात जो पथराव के वो गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में जो उनके इल्म में है वो हो चुके हैं। वहाँ पे रेजिस्टेंस चल रही है, मगर लॉकडाउन की वजह से आप ही बता रहे थे कि वो कि किस तरीके से वो जाती है इंफॉर्मेशन बाहर, क्योंकि वो उनके कैमरे पकड़ लेते हैं। ये जो इनिशियल जो रिपोर्टिंग जो आई भी थी कश्मीर में से, वो यूएसबी ड्राइव किसी ने बनाई, किसी के हाथ दी और स्नीक आउट किए। वो वहाँ से लीक आउट सिचुएशन तरीके इजाद करवा देती है ना, सिचुएशन तरीके इजाद करा देती है। इंफॉर्मेशन एज है तो इंफॉर्मेशन रुक तो नहीं सकती। बिल्कुल, लेकिन अच्छा अब देखिए, जाहिर है कि मोदी हुकूमत को पता था, आरएसएस हुकूमत ही है ये, कि वहाँ पर क्या रिएक्शन आएगा, और ये चीज़ कैलकुलेटेड थी, क्योंकि उनको कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए, मुसलमान कश्मीरी तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? आई थिंक क्लियर है कि ये जाएंगे अब डेमोग्राफिक चेंज की तरफ, ठीक है, कि एक सिचुएशन जो ग्राउंड सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको ही चेंज कर दो। कॉर्पोरेट्स स्टालिन का जैसे एक्सपेरिमेंट, स्टालिन का जिस तरह का एक्सपेरिमेंट अगर ये कर सकते तो ये कर लेते हैं, कर लेते हैं, इनसे ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर इनकी जो एलाइड इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं और कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, जैसे रिलायंस हो गया, वो अब एंटर होंगे, वो अब जमीनें खरीदेंगे ताकि पूरी जो देखो, अगर इसराइली मॉडल भी अपनाते हैं ना तो उसमें बहुत साल लगेंगे। 67 से अब तक 52 साल हो गए इसराइल को। वेस्ट बैंक पे 7 लाख जूस ही बसा सका है वेस्ट बैंक पे, और हर बस्ती जो है, फर्ज करें 300 घरों की बस्ती है, तो उसके लिए कम से कम उन्हें 500 फौजी मुस्तकिल इंगेज रखना पड़ता है ताकि उसकी हिफाजत करे। तो अभी भी वैली में 8 मिलियन लोग हैं। जी हाँ। तो अगर इसराइल जैसा, जिसको वसाइल की कमी नहीं है, पैसा क्या मसला है, कोई आ ही रहा है, वो मुश्किल 7 लाख बसा पाया, जबकि जो वेस्ट बैंक पे रेजिस्टेंस है वो कंटिन्यूस नहीं है। 2 या 3 इंतफादा हुए हैं, कश्मीर में मुस्तकिल है। तो ये जो है ना बसाने वाली चीज़, ये इन्हें इक्तिसादी तौर पे खासी महंगी पड़ेगी, लग तो ऐसे। तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह से कर पाएंगे। हाँ, जो स्टालिन वाला मेथड है, हाँ, लेकिन वो भी 2019, 20, 22 में वो जो 1930s का मेथड है वो किस हद तक पॉसिबल है। अच्छा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी चल रही है। मोदी की बात हुई अमेरिकी सदर ट्रंप से। अब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी सदर ट्रंप की इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी बात हुई है, जिसका हाल जो है मेरे ख्याल में अभी थोड़ी देर बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बताएंगे। तो देखिए क्या बात होती है, उसके बारे में कल बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।